हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 10 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही प्रकार से आप कर सके। तो ये क्वेश्चन जो मिक्स आपके हैं, ठीक है ना बच्चों। यानी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके बोर्ड के पैटर्न है जो चेंज हुआ है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए, ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे या लगे, आपको ये लगे कि आपके लिए मेहनत की जा रही थी, वीडियो एक लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे जो हमने मेहनत किया है हमारी मेहनत सफल हो जाए। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि लाल कुर्ती नामक सेना किसने गठित की। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपके हैं ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट से है, क्योंकि इस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लाल कुर्ती नामक जो सेना का गठन किसने किया था, आपने अगर पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो आप जानते होंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी अपलोड किया है, ठीक है ना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी होते हैं वो रिवीजन के तौर पे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गैरीबाल्डी, यानी गैरीबाल्डी के द्वारा लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, कथन पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस कथन है, ठीक है ना। तो ये कहा गया था ड्यूक मेटरनिक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है सही मिलान की पहचान करना। देखिए आपको एक इस तरह से मिलान करने के लिए आपको आएगा, ये ना, ये इस तरह से मिलान करने के लिए जरूर आएगा, तो इसको भी ध्यान के रखें, सबको पढ़ लेंगे। इसमें से लेकिन पूछ रहा है आपसे कि सही मिलान की पहचान करना, यानी कि ये जो मिलान है इसमें जो सही मिलान है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही मिलान है वो ऑप्शन डी है, यानी कि तलवार। तलवार का अर्थ क्या होता है, मुकाबले की तैयारी, ठीक है। टूटी हुई बेड़िया का मतलब होता है आज़ादी मिलना, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सारे पढ़ लेंगे, ठीक है ना, प्रतीक सिंबल पढ़ लेंगे। क्वेश्चन 4 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन की स्थापना की। देखिए ये कई बार पूछा जाता है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना किसने किया था, ठीक है। या तो ऐसे पूछ देगा या तो उसका सीधा नाम पूछ देगा और पूछ देगा कि इसके द्वारा चलाए गए भूमिगत संगठन थे कौन थे, ठीक है ना। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो सही हो जाता है ये जूसेफ मेसनी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन में इस तरह से पूछा भी जा सकता है कि जूसेफ मेसनी द्वारा चलाए गए संगठन है, ठीक है। तो यंग इटली यंग यूरोप दोनों याद रखें। क्वेश्चन 5 है कि उस क्षेत्र का नाम बताइए जिसके निवासियों को स्लाव कहा जाता है। यानी उस क्षेत्र के निवासी का नाम आपको बताना है जिसको स्लाव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो उसे कहते हैं बाल्कन, ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। जब आपने पढ़ा होगा इसको कि वाटरलू के युद्ध के बारे में, नेपोलियन के बारे में, तो आपको मालूम हुआ कि वाटरलू का युद्ध जो हुआ था ये 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। यानी कई देशों ने मिलकर क्या किया था कि वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को हराया था, ठीक है, 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों यहाँ पर कि वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के किस राजा को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी जरूर ध्यान देंगे कि सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन को जरूर देखें, ठीक है। चलिए तो यहाँ इसका पहला आंसर सही हो जाएगा विलियम प्रथम, यानी कि वर्षा में हुआ जो एक समारोह था, तो प्रशा का जो राजा था विलियम प्रथम, उसको जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए हाथ में तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक है। तो अभी हमने इसको देखा था, तो ये प्रतीक किसका रहेगा, न्याय का प्रतीक रहेगा, ठीक है ना। सिंबल से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो इन सब की तैयारी आपको बड़े अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। क्वेश्चन 9 है प्यारे बच्चों की इटली के एकीकरण के रूप में किससे जाना जाता है। इटली के एकीकरण के रूप में किससे जाना जाता है, तो आपने इसको पढ़ा होगा, तो इसे गैरीबाल्डी को, ठीक है ना, यानी सॉरी, इटली के एकीकरण के रूप में जिसको जानते हैं वो जूसेफ मेसनी को जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है ना। क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए।
और लास्ट में आपको बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको कहाँ से मिलने वाली है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो वे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 कथन दिए जाएंगे, एक आपको कथन रहेगा, दूसरा एक कार्य रहेगा। दोनों को पढ़ना है, दोनों को पढ़ के देखना है कि दोनों सत्य है या असत्य है, ठीक है। और ये भी देखना है कि जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो ऑप्शन या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी कथन एक या कारण गलत होगा तो ऑप्शन या तो सी सही होगा या तो डी सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कथन क्या कर रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। तो ये कथन सत्य है। कारण है कि 1815 में वियना संधि की गई थी, ये भी सत्य है। और एक जो कारण है ना, यह कथन की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 11 यहाँ पर पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से किसकी गणना करते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पर कि मानव विकास सूचकांक में जब हम गणना करते हैं तो किसकी करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हम जो गणना करते हैं उसमें प्रति व्यक्ति आय की भी होती है, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर तीनों की होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो निम्न में से क्या है, किस राज्य की जो साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आप सभी जानते हैं कि केरल राज्य की, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। क्वेश्चन 11 करा कि साक्षरता दर क्या है, यानी कि यहाँ पर आपको साक्षरता दर की परिभाषा ध्यान रखना है। तो साक्षरता दर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। यानी कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट से। बेल्जियम में 59% लोग कौन सी भाषा बोलते थे। तो बेल्जियम में जो 59% जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, वो बोलते थे डच, ठीक है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अपन। क्वेश्चन 15 यहाँ पर दे रखा कि श्रीलंका में जनसंख्या का कितना प्रतिशत तमिल भाषा है। तो श्रीलंका में जनसंख्या का कितने प्रतिशत जो है तमिल भाषी बोलने वाले लोग हैं। तो ये बोलने वाले हैं यहाँ पर कितने हैं, 18%, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 यहाँ पर कि बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण का उदाहरण है, ठीक है। तो सत्ता के क्षैतिज वितरण का जब उदाहरण होगा तो आपको ध्यान देना है कि सरकार के अंग के बारे में बात हो रही है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। बेल्जियम में कौन सी भाषा के लोग बहुसंख्यक हैं, आपको ध्यान रखना है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा के लोग बहुसंख्यक हैं। तो यहाँ पर जब बात आती है बेल्जियम की तो यहाँ पर डच हो जाएंगे कि डच लोग जो हैं इनकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। 18 क्वेश्चन का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। तो श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मिली थी 1948 ईस्वी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन, यानी कि जिनमें जीवन नहीं है। ये ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है। तो अजैव संसाधन यहाँ पर जब बात आती है तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि धातुएं हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन थे, आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सुमे सर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सारे के सारे क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि आपने पढ़ा है, ठीक है। एक स्टेटमेंट यहाँ पर है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, तो इसको भी आप जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 22 है, किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है और पेटी। तो ये हमने बताया था भी कि ये ऑप्शन ए है, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया कथन है।
क्वेश्चन 23 को देखते हैं कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को निम्न में से किस वर्ग में बांटा गया है। यानी समाप्त होने के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये जो बांटा गया है यहाँ पर वो आपके ऑप्शन बी, नवीकरण और अनवीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर के रूप में जिसको हम जानते हैं उसका नाम है जूट। ठीक है। चलिए, जूट पटसन एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको 25 कर लेंगे बच्चों, ये 26 नहीं 25 है। ठीक है ना, तो इसको आप 25 कर लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 ही है कि निम्न में से कौन रबी की फसल है। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है कि निम्न में से कौन से रबी की फसल है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर गेहूँ हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। ठीक है ना। तो गेहूँ, मटर, सरसों ये सभी क्या है, आपके रबी की फसल है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल आपका बाजरा, अरहर, गन्ना, चावल। ठीक है। तो ये सारे क्या आपके खरीफ की फसल हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 26 का क्वेश्चन आपके ऑप्शन डी सही है। 27 क्वेश्चन जब देखेंगे कि निम्न में से कौन सी रोपण फसलें हैं, यानी कि जिनको रोपा जाता है दोबारा से। ठीक है ना, यानी कि पौधे लगाने, बीज छिड़कने के बाद उसको दोबारा से रोपते हैं, तो ये रोपण फसलें हैं। तो इसमें आपको जब देखेंगे कि कौन सी रोपण फसलें हैं, तो ऑप्शन 27 क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना, केला, ये सभी क्या है, रोपण फसलें हैं। ठीक है ना। चलिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है आपको पता होना चाहिए। यह है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सा है। ठीक है, नकदी फसल कौन सा होता है, यानी कि जिनको बेचने के उद्देश्य से हम उगाते हैं। तो यहाँ पर जब नकदी फसल की बात आती है तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, जूट, कपास, ये सारे नकदी फसल में भी काउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों यहाँ पर कि निम्न में से कौन साथ आकर संघ बनाना का उदाहरण नहीं है। कौन साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण नहीं है, तो ये भारत है, क्योंकि भारत का साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण है। ठीक है ना। क्वेश्चन 31 है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। देखो, आपको सूचिया से भी एक विषय आपको देखने को मिलेगा, तो कौन सा राज्य सूची का विषय है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राज्य सूची की बात आती है तो ये व्यापार हो गया। ठीक है, बाकी विवाह, शिक्षा, वन, ये सारे समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है। निम्न में से अवशिष्ट सूची का विषय है। अवशिष्ट सूची का मतलब है कि जब तीनों सूचियों के बाद जो विषय बच गए थे तो उन्हें अवशिष्ट सूची में रख दिया गया था। ये आपकी कंप्यूटर है, कंप्यूटर है आपका, संचार हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे है, पूछा रहा कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो ये सत्य है। भारत में शासन के 3 स्तर, ये भी सत्य है, और एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है कि निम्न में से कौन विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए उनका स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय को सूचक की भांति प्रयोग करता है तथा मानव विकास रिपोर्ट भी तैयार करता है। तो ये आपको बताना है। ये है UNDP। ठीक है ना, UNDP, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक तैयार कौन करता है। ठीक है। क्वेश्चन 36 पूछ रहा है यहाँ पर बच्चों कि कृषि निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए, कृषि जो आप प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, कृषि, पशुपालन, आपके डेयरी, दूध उत्पादन, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और बाकी फैक्ट्री से संबंधित जो होता है, कारखाना हो गया, ये आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और बाकी व्यापार, दुकान, ठीक है, बैंकिंग, ATM, ये सारे आपके सेवा क्षेत्र में आते हैं, यानी तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 37 है कि रमेश एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है। जिस दिन वह छुट्टी करता है उस दिन का वेतन काट लिया जाता है, तो वह निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यानी कि रमेश एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है, जिस दिन वह अगर छुट्टी करता है तो उस दिन का वेतन उससे काट लिया जाता है, यानी कि वह असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों।
38 क्वेश्चन है कि निम्न में से भू निम्नीकरण का कारण है। तो भू निम्नीकरण का कारण यहाँ पर अतिचारण भी है, अति सिंचाई है, वनोन्मूलन यानी कि पेड़ों को काटना, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 29 क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मृदा सर्वोत्तम है। तो कपास की खेती के लिए जो मिट्टी सर्वोत्तम है वो काली मिट्टी है। तो इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 40 का रहा है कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, क्या कहलाता है। इसे हम कहते हैं सतत पोषण विकास करते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अगर आपको लगता है कि ये सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, क्योंकि समय नहीं है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चन आपको बना कर लेकर आएँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें, यानी कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करना, तभी आगे के क्वेश्चन हम बनाएंगे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं और लाभ भी उठाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते प्यारे बच्चों। तो मेहनत जब कोई आपके लिए इतना कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनकी हेल्प करें। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम, ये सारे आंसर है प्यारे बच्चों। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। वहाँ से इसकी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है।